ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पश्चाधिष्ठाने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार। भागवत के संदर्भ में आपका फिर से स्वागत करते हैं। 5वें स्कंद के 16वें 17वें अध्याय में हम चल रहे हैं और आज हम सीजन्स और इक्लिप्सेस कैसे होते हैं इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद हम इंडियन कैलेंडर को भी देखेंगे, इंडियन कैलेंडर कैसे बनता है। तो हम दिखा रहे थे कि ये ब्रह्मांड के, एक मिनट, ये ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के आधा जो है पानी भरा हुआ है, गर्भोदक सागर, और पानी के थोड़ा ऊपर गैप छोड़ के एक प्लेट है जो पूरे इसके अंदर घुसा, एक स्फेरिकल तस्तरी का जैसा एक प्लेट है जो अंदर गया हुआ है ना। तो इस प्लेट को अभी हम देख रहे हैं। इस प्लेट पे बीच में सेंटर में मेरू पर्वत है और यहाँ कहीं पे सूरज घूम रहा है और इसके दक्षिण में यहाँ पे अर्थ है चिपकी हुई, एक प्लेट के साथ चिपकी हुई। और ये सूरज जो है ऐसे राउंड सर्कुलर एक मूवमेंट कर रहा है और ऊपर में ध्रुव तारा है। यहाँ पे ध्रुव तारा है और ध्रुव तारा से सीधा जो मेरू पे जो एक्सिस आ रहा है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ध्रुव तारा से जो सीधा एक्सिस आ रहा है ये एक्सिस जो है ये सेंटर हो गया। और सूरज जो है मेरू के नीचे से एक एक्सल से जुड़ा हुआ है, सूरज का रथ। ये ऐसा है, ये रथ अगर आप देखेंगे ऐसा एक एक्सल है, ऐसा चक्का लगा हुआ है, इसके ऊपर इसका जो रथ है, इसका जो रथ है इसमें ये बैठा हुआ है ना, ऐसा रथ है। और इस पे जो है ऐसा ऐसा ये जो रथ है, रथ से एक प्रवाह करके एक रस्सी होती है जो हवा से बनी हुई रस्सी है। वो रस्सी जो है ध्रुव तारा से जुड़ी हुई। ये दो रस्सी है इसमें एक्चुअली, प्रवाह रस्सी में। और ये दो रस्सियां जो जुड़ी हुई है इससे इसको ऊपर और नीचे करते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रैक है इसको हम बड़ा करके देखते हैं। केवल हम सूरज देख रहे हैं, आप समझ लीजिए सूरज यहाँ पे, यहाँ दौड़ रहा है, यहाँ मेरू है, ऊपर में ध्रुव है और एक प्रवाह रस्सी ऐसे जुड़ी है और ये एक्सल मेरू से ऐसा जुड़ा हुआ है इसके चक्के का। यहाँ ऐसे जुड़ा हुआ है। तो ये जो प्रवाह है, प्रवाह की रस्सी, हवा की रस्सी से ये ध्रुव तारा से कनेक्टेड है। अब बोलेंगे ये रस्सी हमें क्यों नहीं दिख रही है? ये बहुत सटल एलिमेंट से बनी हुई रस्सी है और मैंने कल बताया बहुत सारी चीज़ें जो हमको दिखती नहीं है लेकिन वहाँ पे होती है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, बहुत सारे ऐसे रेज हैं, मतलब हमको जो दिखता है केवल वॉलेट से रेड तक का रेंज है, रेड के ऊपर का और वॉलेट के नीचे का रेंज हमें कुछ नहीं दिखता। तो ये जो सन जो घूम रहा है, सन के घूमने में ये जो रस्सी है इसको ऊपर खींचती है और जब ऊपर खींचती है तो अगर ये चीज़ इधर आएगा, अगर ये चीज़ यहाँ आ जाएगा तो इफेक्टिव डिस्टेंस जो है इसका कम हो जाएगा। जो त्रिज्या है, रेडियस है, कम हो जाएगा इसका। ये रेडियस और ये रेडियस कम हो, रेडियस कम हो जाने से अब जो नया जो सर्कल बनेगा छोटा बनेगा, छोटा सर्कल बनेगा। छोटा सर्कल को कवर करने के लिए सन को कम टाइम लगेगा, इसलिए इसमें सन का स्पीड कम हो जाता है। यहाँ पे होता है स्पीड 1, यहाँ पे होता है स्पीड 2, और जब उसको नीचे छोड़ देंगे और तो यहाँ पे और एक बड़ा सर्कल बनेगा और यहाँ पे स्पीड 3 निकलेगा। क्योंकि जो
जो डिस्टेंस है 2πr है ना बाय आवर्स, ये स्पीड होता है ना। तो इसमें जैसे ही रेडियस छोटा बड़ा हो जाएगा स्पीड जो है घट बढ़ जाएगा। तो उत्तरायण में स्पीड कम हो जाएगा, स्पीड घट जाएगी, दक्षिणायन में स्पीड नीचे रहेगा। दक्षिणायन में रेडियस बढ़ने से स्पीड बढ़ जाएगा। ये मोटा मोटी हमको समझने की चीज है। अब जो है ये ऊपर और नीचे आने से क्या हो रहा है, अर्थ से जो इसका डिस्टेंस है वो घट रहा है बढ़ रहा है, और तो और इसका जो ऊपर आने से यहाँ पे समर हो रहा है, नीचे आने से यहाँ पे विंटर हो रहा है। समझ लीजिए आप भारत में है तो भारत जो है इधर अलग से ग्लोब बनाते हैं। भारत जो है 23.5 डिग्री पे ऐसा बोलते हैं ऊपर है ना कर्क रेखा के आसपास भारत है। तो यहाँ पे अगर उत्तरायण हो गया सन तो इधर जो है गर्मी हो जाएगी, और जब ये रिटर्न जाएगा तो भारत के तो ऊपर जाएगा ना, सन ऊपर तक जाएगा, लेकिन जब रिटर्न आएगा अक्टूबर में फिर से भारत के ऊपर आ जाएगा। तो अक्टूबर में फिर से एक बार गर्मी लगेगी आपको इंडिया में, क्योंकि जो सूरज है आपके ऊपर से जाके निकला और फिर से रिटर्न आते समय आपके ऊपर आया। तो जो आपका अप्रैल मई का जो महीना है उस समय सन जो है भारत के ऊपर से जा रहा है, और अक्टूबर में वापस जो है उसका डायरेक्ट भारत पे है। इसलिए आप देखेंगे कि अक्टूबर में गर्मी बढ़ती है। और वही अगर आप नीचे ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में जो नवंबर का जो महीना है उसमें गर्मी होती है, और फिर से जो फरवरी का महीना होता है वहाँ फिर से गर्मी पड़ती है ना। तो ये होता है कि सन जो है नीचे जाएगा और फिर से रिटर्न जब यहाँ आएगा, ये इस पॉइंट पे 2 बार रहेगा सन, इसलिए 2 बार वहाँ पे गर्मी लगेगी है ना। सीजन में जो चेंज है, इंटेंस हीट लगेगा, फील होगा। तो सीजन्स का चेंज है, एक रीजन है सीजन के चेंज का, ये जो ध्रुव से जो तार जुड़ा हुआ है इससे जो सन ऊपर नीचे हो रहा है, सूरज जो ऊपर नीचे हो रहा है, उससे सीजन का सबसे पहला फर्क पड़ता है उत्तरायण और दक्षिणायन से। और जब सन बीच में रहता है, जब विषुवत रेखा के बराबर एक्सिस पे रहता है, तो विषुवत आयन जो रहता है, जो मिडिल में जो रहता है, उसमें ना गर्मी पड़ती है ना ठंडी पड़ती है। ये एक रीजन है सीजन के चेंज होने का। सीजन चेंज होने का एक और रीजन है, ये जो ऊपर और नीचे हो रहा है तो ट्रैक भी इसका अंदर और बाहर हो रहा है। ट्रैक का जो डिस्टेंस है ऊपर नीचे होने से ट्रैक के डिस्टेंस भी अंदर बाहर हो रहा है। भागवत में कहा गया कि 6 ट्रैक है, 6 ट्रैक के ऊपर ये जो सूर्य है वो घूम रहा है। मतलब बेसिकली ये ट्रैक जो है वो अलग अलग डिस्क्रीट नहीं है, ये ट्रैक कंटिन्यूअस में है, ऐसा जा रहा है और घूमते घूमते यहाँ पहुंच जाएगा, घूमते घूमते बार बार के ट्रैक में जा रहा है, ऐसा। तो वो जितना ऊपर से रस्सी खींच रहा है और छोड़ रहा है प्रवाह रस्सी ध्रुव से, उतना ही वो अंदर और बाहर हो रहा है। और ये जो रीजन है, दिस इज द रीजन ये सीजन जो है चेंज होते हैं। सीजन चेंज होने के 2 रीजन है, पहला प्रवाह नंबर 1, और नंबर 2 ट्रैक्स। ये जो ट्रैक है सन के, अलग अलग ट्रैक पे जो बाहर अंदर हो रहा है, तो सन का 2 मूवमेंट है यहाँ पे, सन ऊपर जा रहा है, सन नीचे जा रहा है, सन अंदर जा रहा है, सन बाहर जा रहा है। ये जो मूवमेंट्स हैं, ये मूवमेंट जो हैं सन के, ये सीजन्स के कारण है, सीजन चेंज होने के कारण ये मूवमेंट्स हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। आगे आते हैं। विष्णु पुराण में तो ये जो 6 ऑर्बिट है इसको 180 कहा गया, 180 ट्रैक है वहां पे, और 180 ट्रैक पे दौड़ रहा है। मतलब मोटा मोटी 6 ट्रैक हैं, और 6 ट्रैक के अंदर सब ट्रैक्स होंगे, इसलिए टोटल 180 ट्रैक्स हैं यहाँ पे जिसपे कि सन दौड़ रहा है। तो 180 ट्रैक पे, जिस ट्रैक पे उस हिसाब से सीजन्स को आगे पीछे करेगा। अब हम सीजन्स देखने के बाद अब हम आते हैं इक्लिप्स पे आते हैं। हरे कृष्ण, आप इसको क्लिक कर लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको मिटाते हैं। अब जो है इक्लिप्स, जो ग्रहण लगता है, ग्रहण, वो ग्रहण कैसे लगता है सो देखिए। ये धरती है, इसको अर्थ कहते हैं, और इसको आप समझिए यहाँ पे सूरज है। तो सूरज जो है
ये जो ऊपर नीचे जो हो रहा है ये टोटल 10,000 योजन ये ऊपर और नीचे हो सकता है। इतना इसका फ्रीडम है ऊपर नीचे होने में, इतना ऊपर नीचे जाएगा। इस ट्रैक पे यहां पे मून है, ये मून है, और मून जो है हमसे काफी सन और अर्थ से काफी ऊपर है, और मून जो है ये 20,000 ऊपर नीचे जाएगा। बीस 20,000 योजन ऊपर नीचे जाएगा। और धरती से नीचे यहां पे राहु है, और राहु जो है वो 30,000 ऊपर नीचे जाएगा। 30,000 योजन ऊपर और नीचे जाएगा राहु। अब देखिए होता क्या है, साइंस क्या कहता है कि इक्लिप्स कैसे होता है, ग्रहण कैसे लगता है। ये जो धरती है, मून है और सन है, तीनों अगर एक लाइन में आ जाते हैं जब, तो इसकी वजह से ये नहीं दिखता, उसकी वजह से ये नहीं दिखता, इसलिए बीच में आने से दिखता नहीं, इसलिए ग्रहण लग जाता है। ये साइंस कहता है। लेकिन गिनती अगर आप करिएगा, ये जो ट्रैक अगर आप देखिएगा, तो गिनती में कभी भी ऐसा टाइम नहीं आएगा कि तीनों भी एक लाइन में है। ऐसा कोई टाइम नहीं आता। कोई भी गणना करके दिखा दे कि सन, मून और अर्थ तीनों एक लाइन में आ रहे हैं, कभी नहीं हो सकता है। ये पूरा फैक्ट है कि ये तीनों कभी एक लाइन में नहीं आते। तो साइंटिस्ट कहते हैं पैरालैक्स इफेक्ट, कहते हैं पैरालैक्स इफेक्ट के कारण ये हमको एक लाइन में दिख रहा है। ये तो बात का पतंगड़ हो गया, जबरदस्ती कोई बात को खींचना हो गया, है ना। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है ना। ये कन्वेनियंट गेस कर रहे हैं साइंटिस्ट लोग, गेस कर रहे हैं कि तीनों, कन्वेनियंट गेस मतलब एक आराम से गेस कर ले रहे हैं कि तीनों एक लाइन में आते होंगे, ग्रहण लग जाता है। ये गेस वर्क है, गेस वर्क। ये इनका मानना है, उनका अंदाज है। वैज्ञानिकों का अंदाज है कि तीनों के एक लाइन में आने से ऐसा होता है, लेकिन वैज्ञानिक ये प्रूफ नहीं कर सकते कि तीनों कभी भी एक लाइन में आते हैं। कभी भी तीनों एक लाइन में नहीं आते एकदम। तो वैज्ञानिक कहते हैं नहीं आते, इसलिए पैरालैक्स इफेक्ट होता है। पैरालैक्स इफेक्ट के आड़ में अब बचने का प्रयास मत करिए। नहीं आ रहे ना तीनों एक लाइन में, तो सीधा सीधा पब्लिक को बताइए ना कि तीनों एक लाइन में कभी नहीं आते। ये कभी नहीं वैज्ञानिक बोलेंगे। वैज्ञानिक क्या बोलेंगे, तीनों आते हैं एक लाइन में। लेकिन भागवतम में इसका आंसर है, वायु पुराण में इसका आंसर है, विष्णु पुराण में, लिंग पुराण में, सारे पुराणों में आप देखिएगा इसका आंसर ये है कि राहु और केतु ये दो ग्रह होते हैं। और केतु और राहु जो हैं, इनको ये जो अमृत मंथन लीला में जब इनको अमृत मिला था, तो ये लोगों को वरदान मिला था कि सूर्य और चंद्र को ये लोग ग्रस सकते हैं, खा सकते हैं। खा सकते हैं का मतलब है कि अपने कालीमा से पूरा उसको घेर सकते हैं। किसी को खाना मतलब उसके आगे खड़ा हो जाना, तो कोई दिख नहीं रहा है तो वो खाने का जैसा हुआ, तो आपने उसके इफेक्ट को खा लिया, प्रभाव खत्म कर दिया। तो राहु जो है, इससे काली किरणें निकलती हैं, और केतु से निकलती है भूरी ब्राउन किरणें। तो जब चंद्र ग्रहण लगता है, और जब केतु के कारण चंद्र ग्रहण लगता है, तो चंद्रमा ब्राउन दिखता है। और अगर राहु के कारण चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो चंद्रमा काला दिखेगा। अब साइंस के पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि कभी चंद्रमा ब्राउन और ब्लैक क्यों दिखता है अलग अलग ग्रहण में। लेकिन ये राहु जो है, ये राहु जो है सामने आ जाता है, और सामने आके ये तीनों का विजन जो है ब्लॉक करता है। और जब ये राहु विजन ब्लॉक कर देता है, तो पूर्णिमा के दिन जो है चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के रात को चंद्र ग्रहण लगेगा, और अमावस्या के दिन में सूर्य ग्रहण लगेगा। ठीक है, ये राहु और केतु के होने के कारण हो रहा है। अगर आप राहु और केतु को नहीं मानिएगा, तो चंद्र ग्रहण के कलर्स को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2 क्वेश्चन है कि तीनों जब एक लाइन में कभी आते नहीं, तो जबरदस्ती एक पैरालैक्स इफेक्ट क्यों खींच रहे हैं वहां पे। नहीं, सीधा सीधा बोलिए कि इसका बहुत सिंपल गेस मारा है हमने, शायद ये सही नहीं हो सकता। और इसको वेदों में अगर आप देखेंगे तो उसका आंसर है राहु और केतु। ये दोनों आके ये अपना ब्लैक रेज से इसको ढक लेता है। एक्चुअली राहु का साइज हमने छोटा दिखाया है, राहु का साइज मून से भी बड़ा है, बड़ा साइज राहु। तो ये जब आ जाता है, राहु जब आ जाता है सामने, तो पूरा ढक लेता है। और जब ढक लेता है, इनफैक्ट मैं 3 दिन पहले बोल रहा था कि लोग चांद पे नहीं गए। अगर वो लोग सच में कहीं बाहर गए हैं,
तो ये राहु पे जाके आए, क्योंकि राहु बहुत नज़दीक है धरती से, और राहु के धरती से नज़दीक होने के कारण चांस है कि अगर साइंटिस्ट ऊपर गए चांद पे तो राहु पे जाके आ गए, वो चंद्रमा पे नहीं गए, एक्चुअल चंद्रमा पे, है ना, क्योंकि चांस है कि राहु पे जाके आए। चांद पे जाने के लिए इनको 2 लाख योजन, चांद का डिस्टेंस बहुत हाई है और बहुत ऊपर में है। और मैंने आपको बताया था कि वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट है। किसी ने सवाल किया कि वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट पे जो कॉस्मिक रेज है उसका वेवलेंथ कम है। हाँ, तो कम वेवलेंथ है, इसका मतलब उसमें मारक शक्ति ज़्यादा है। 10 फीट स्टील को पार करके वो जला देती है, तो उसको बचाने के लिए 2 मीटर का लेड का कवर चाहिए, और 2 मीटर का लेड का कवर तो था, कुछ भी कवर नहीं था अपोलो पे, और अपोलो सीधा उड़ के चला गया चांद तक और चांद से बच के आ गया था। इसलिए डाउट है कि अगर अपोलो सच में कहीं बाहर गया है तो राहु गया होगा, और हो सकता है कि कहीं गया भी नहीं हो, इधर ही कहीं घूम के आ गया हो, है ना। लेकिन अगर कहीं गया हो तो चांद से कि राहु से जाके आया, जो कि पूरा ब्लैक प्लैनेट है और दिखता नहीं है जनरली, ऑब्जर्व करना इतना ईजी नहीं राहु को, है ना। हरे कृष्णा। तो इक्लिप्स का रीज़न है राहु और केतु, और साइंस का रीज़न हमने बताया कि क्यों नहीं सक्सेस हो सकता, क्योंकि तीनों कभी एक लाइन में नहीं आते, कभी नहीं आते, कैलकुलेट करके नहीं आ सकते तीनों। और पैरेलक्स इफेक्ट साइंटिस्ट कहते हैं, लेकिन वो कन्वीनियंट गैस मार रहे हैं, ठीक है, उन्होंने जाके सच में कुछ किया नहीं, वहाँ देखा नहीं, है ना। तो ये बस एक गैस है साइंटिस्ट का। हमारा थ्योरी जो है वेदों से लिया हुआ है, जो कि वेद आपको जो है परफेक्ट थ्योरी बता रहे हैं। और इसका प्रूफ है कि जब आप चंद्र ग्रहण लगता है तो केतु के चंद्र ग्रहण में उसका ब्राउन कलर और राहु के चंद्र ग्रहण में उसका ब्लैक कलर होता है, जो कि साइंस में अनएक्सप्लेन्ड है, साइंस इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। हरे कृष्ण। इसको आप देख लें। रिश्ता है सुर अर्थ और मन में, रिश्ता है। किस ग्रह में मैग्नेटिक पावर सबसे ज्यादा है? किस ग्रह में? हरे कृष्ण। सवाल आ रहा है कि किस ग्रह में मैग्नेटिक पावर सबसे ज्यादा है। ये एक पूरा डिस्कशन है मैग्नेटिक पावर के ऊपर। अगर हम डिस्कशन करेंगे तो पूरा एक डिस्कशन आ जाएगा, है ना। मैग्नेटिक पावर किधर से किधर किसका आ रहा है, ये पूरे शास्त्र के अंदर फिर से घुसना पड़ेगा, एक पूरा टॉपिक बनेगा। अभी हम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट है अपने टॉपिक को लेके, केवल और केवल एक्लिप्स के ऊपर, केवल ग्रहण को लेके एक चीज़ समझा रहे हैं बस। क्योंकि जब भी मैं बोलता हूँ कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी आता है, तो अगर मैं 2-2, 5-5 कंट्रोवर्सी एक साथ डाल दूंगा तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। एक ही कंट्रोवर्सी एक ठीक करिए, फिर उसको भी लेके आएंगे एक दिन। तो हमने 2 चीज़ देखा अभी तक, ग्रहण कैसे लगता है और सीजन्स कैसे चेंज होते हैं। एकदम वैदिक टकाटक कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। और साइंस जो कहता है कि धरती घूम रही है, कोपरनिकस जो बोल दिए, ज़्यादा होशियार होके, अगर ज़्यादा उन्होंने सोच के नहीं बोला उस चीज़ को, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि गैलीलियो इज़ रॉन्ग करके 100 रीजन्स वाई गैलीलियो रॉन्ग करके उसी ज़माने की किताब है ना, जो कि संभवतः गैलीलियो की प्रेरणा से ही लिखी गई है। और गैलीलियो ने खुद पहले एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन बाद में गैलीलियो शायद प्रेशर में आ गए और प्रेशर में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि धरती जो है घूम रही है ना। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी बाद में उन्होंने अंडर प्रेशर एक्सेप्ट किया था। तो शायद गैलीलियो का ही इंस्पायर्ड है कि गैलीलियो ने रॉन्ग करके 100 जो रीजन्स हैं धरती क्यों नहीं घूम रही। तो मैंने अभी पिछले 3-4-5वां सेशन में मैंने ये दिखाया कि कैसे धरती नहीं घूम रही है, अलग अलग रीजन्स बताए, मिकलसन मॉर्ली एक्सपेरिमेंट बताया, सैग्नेक इक्वेशन दिखाया। सैग्नेक इक्वेशन दिखाता है कि धरती जो स्टैटिक है, घूमती नहीं है, और सैग्नेक इक्वेशन पे सैटेलाइट उड़ता है ना। उसके बाद हमने दिखाया कि रात में जो तारे हैं, आपको सारे तारे हर दिन दिखाई पड़ते हैं। अगर धरती घूमती होती तो जो एक साइड आधे तारे दिखते थे और दूसरे साइड में आधे तारे दिखते थे, बीच में अगर सूर्य, ये मैंने एक्सप्लेन किया था अपने पहले और दूसरे लेक्चर में। अगर आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप उधर जाके देखिए। अब हम आपको बताएंगे वैदिक कैलेंडर क्या चीज़ है, भारतीय गणना के अनुसार कैलेंडर कैसे बनता है। और कल हम आपको बताएंगे धरती के नीचे एलियंस, ये कल का टॉपिक है। एलियंस कहाँ पे हैं और कहाँ से आते हैं एलियंस, यूएफओज कहाँ से आते हैं, आइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, ये कल का टॉपिक है। इनके बारे में चर्चा करेंगे, कैसे बने होते हैं, कितना टेक्नोलॉजी एडवांस है उन लोगों का, कहाँ से आते हैं, कहाँ भाग के जाते हैं, और क्या क्या करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। इन चीज़ों पे डिस्कशन कल होगा, एकदम साइंटिफिक डिस्कशन है। और आज हम आपको आखिरी का डिस्कशन दिखाएंगे
कि कैलेंडर कैसे होता है। भारतीय पंचांग, पंच अंग से 5 चीजें हैं पंचांग में। पहला चीज जो पंचांग में है वो है तिथि। तो तिथि जो होता है ये अगर आप समझेंगे यहाँ पे, ये सूरज घूम रहा है, ये चांद घूम रहा है, और ये जो है ये काल चक्र घूम रहा है। काल चक्र मतलब इसमें राशियां घूम रही है, 12 राशियां। तो 12 राशियों के सामने जो चांद का पोजीशन है, जो मून का पोजीशन है, ये दोनों का जो पोजीशन है, इसके डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं तिथि बनाने के लिए। और कैसे करते हैं इसको कैलकुलेट? मून का जो पोजीशन है, चांद का जो पोजीशन है, उसका लॉन्गिट्यूड माइनस सन का लॉन्गिट्यूड, सूर्य का जो स्थिति है, उसको घटाया जाता है। घटाने के बाद 12 से भागा दिया जाता है, क्योंकि 12 राशियां हैं इसलिए 12 से भागा दिया जाता है। और घटने के बाद ये बनता है 0 से 30 तक कुछ नंबर मिलेगा, और जो मिलेगा वही तिथि है ना। उसके बाद दूसरा है पंचांग में है वार। वार में है सोमवार। सोमवार का मतलब है, सोम का मतलब है मून गॉड, चंद्रमा का भगवान। और सोम का इंग्लिश में जो मंडे होता है, मंडे का मतलब भी वही होता है, चंद्रमा होता है। और उसके बाद होता है मंगल, और उसका ट्यूसडे होता है। तो जितना सोम मंगल गुरु जितने हमारे बुध गुरु चलते हैं, वो एक्चुअली उसके हिसाब से अंग्रेजी के वार भी और हमारे वार भी एकदम सेम टू सेम है। तीसरा है नक्षत्र। नक्षत्र का ज्ञान। नक्षत्र जो है राशि, एक राशि में जैसे 12 राशि है ना, तो 12 राशियों के अंदर कुल 28 नक्षत्र हैं। ठीक है, 27 हैं, लेकिन अभिजीत को अगर आप पकड़ेंगे तो अभिजीत पकड़ के 28 होते हैं। तो 28 नक्षत्र हैं। तो 28 नक्षत्र, तो कौन से नक्षत्र में सूर्योदय हुआ, वो नक्षत्र जो है वो नक्षत्र को गिनते हैं। और नक्षत्र गिनने के लिए चांद का जो मेष राशि है, इसमें से मेष राशि से चांद की जो दूरी है वो नापते हैं नक्षत्र के लिए, और वो नाप के उसको 13 से भागा देते हैं। मून का डिस्टेंस एरिस के साथ, एरिस मतलब मेष राशि, और उसको डिवाइड करते हैं 13 डिग्री 20 मिनट से, और जो निकलता है 0 से 27 के बीच, वही नक्षत्र का वैल्यू आता है। ये नक्षत्र जानना जरूरी कि अलग अलग नक्षत्रों का पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है हमारे जीवन पे। उसके बाद योग निकालते हैं। योग क्या बोला है? योग जो है ये मून का जो लॉन्गिट्यूड है और जो सन का जो लॉन्गिट्यूड है, दोनों को जोड़ देते हैं, इसमें जोड़ दिया जाता है योग में। यहाँ पे घटा रहे हैं, यहाँ पे जोड़ रहे हैं, और जोड़ के मून और सन को जोड़ दिया जाता है। मून प्लस सन के लॉन्गिट्यूड को जोड़ दिया जाता है, और जोड़ने के बाद इसको 13 डिग्री 20 मिनट से भागा दे देते हैं। ठीक है, 13 डिग्री 20 मिनट इसलिए कि उतना का जो है लेग पे चल रहा है, और भागा देने के बाद जो निकलता है ये भी 0 से 27 के बीच निकलेगा। इसको भी योग कहते हैं। जो निकलेगा योग वो योग रहेगा। उसके बाद आखिरी जो चीज है करण। करण निकालते हैं, और करण जो है तिथि बटा 2 होता है, और ये 0 से 60 होता है इसका वैल्यू। ठीक है, अब आप देखिए आज का अगर आपको तारीख देखना है तब कैसे देखिएगा। ठीक है ना, तो आज है वर्षा ऋतु। पहले जो है 6 ऋतुएं हैं, तो आज भी वर्षा ऋतु चल रहा है। वर्षा ऋतु, इसको लिख दिया जाए, वर्षा ऋतु चल रहा है। श्रावण महीना चल रहा है। ठीक है, सावन या श्रावण महीना चल रहा है। उसके बाद दक्षिणायन है ना। उसके बाद जो साल का, हर साल का भी एक नाम है, तो 60 नाम है भारतीय कैलेंडर में, और वो 60 खत्म होता है, फिर वही 60 का नाम रिपीट होता है। तो अभी जो साल चल रहा है उसका नाम है सरवरी संवत्सर। संवत्सर मतलब साल, और सरवरी संवत्सर की पहचान है कि बारिश जैसे तैसे होगी, ज्यादा होगी, कम होगी, और राजे युद्ध करेंगे। ये सरवरी संवत्सर की पहचान है। बहुत सारी लड़ाइयां होंगी सरवरी संवत्सर में, और वही सरवरी संवत्सर अभी चल रहा है। उसके बाद शुक्ल पक्ष है। अभी शुक्ल पक्ष है,
उसके बाद नक्षत्र जो है वो है उत्तर, आज का नक्षत्र है उत्तर फाल्गुनी, बढ़िया नक्षत्र है उत्तर फाल्गुनी। उसके बाद करण जो है वो है, आज का करण का नाम है कोलव, कोलव करण है आज। और शनिवार है, वार में आज शनिवार है। ये है भारतीय कैलेंडर। आप बोलेंगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आपको खेती करना है, पैसा कमाना है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से तिथि में बारिश आने वाली है। हथिया नक्षत्र में बारिश कैसा होता है, स्वाति नक्षत्र में बारिश कैसा होता है। मोती की खेती करनी तो स्वाति नक्षत्र का ही पानी चाहिए, कोई और नक्षत्र का पानी डालिएगा मोती की खेती नहीं कर पाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए ना स्वाति नक्षत्र कब आ रहा है। इंग्लिश कैलेंडर में किधर से निकालेंगे आप स्वाति नक्षत्र, कहिए? फिर आप मोती की खेती कैसे करेंगे, है ना? आपको एक एक चीज, अगर धान लगाना है तो रोहिणी नक्षत्र उसके लिए होता है, ठीक है। और अगर कुछ नहीं तो अक्षय तृतीया को लगाते हैं। अक्षय तृतीया मॉडर्न कैलेंडर से कैसे कैलकुलेट करेंगे? अक्षय तृतीया को जो धान लगाएंगे, जो अनाज लगाएंगे, अक्षय, उसका क्षय नहीं होगा, है ना। तो हर चीज नक्षत्रों से चलता है और वो एक्चुअल टाइम के साथ कैलकुलेट हो रहा है। नक्षत्र में जो स्पेस में जो घूम रहे हैं उनके हिसाब से वो टाइम कैलकुलेटेड है। बहुत फाइन सिस्टम है टाइम कैलकुलेट करने का। और उसके बाद अब जो है आजकल ज़्यादातर लोग मास, पक्ष, तिथि, आजकल जो करण इतना आजकल चलता नहीं है और योग इतना आजकल चलता नहीं है, लेकिन फिर भी बाकी सब चीज़ें अभी प्रैक्टिस में है ना। और मास जो है, महीना जो है, महीनों के नाम भी कैसे हैं? राशियों के नाम पे है। जैसे मेष राशि है तो मेष राशि के नाम पे पहला महीना का जो नाम है वो चैत्र महीना है। दूसरा राशि है वृषभ, बैल, तो वृषभ से नाम आया बैसाख, ये दूसरा महीना है। तीसरा राशि है मिथुन, मिथुन से नाम आया है ज्येष्ठ। कर्क राशि से आया आषाढ़। तो ये सब 12 जो राशियां हैं उनसे एक एक राशि से एक एक महीने के नाम आए। तो इस तरह से कैलेंडर, जो इंडियन कैलेंडर है, उसमें 5 तरह के साल होते हैं। चंद्रमा का साल होता है, सूर्य का साल होता है ना, नक्षत्रों के हिसाब से स्पीड से साल होता है, वत्सर, संवत्सर, परिवत्सर, ऐसे करके 5 नाम होते हैं। तो इस तरह से भारतीय कैलेंडर जो है एक हिंदू के लिए मस्ट नोन है। जो हिंदू है इसको पता ही होना चाहिए कि आज की तिथि क्या है, आज कौन से हिसाब से। आप गांव में आज भी आप चले जाएंगे, गांव के जो अनपढ़ लोग हैं वो भी आपको बता देंगे कि हथिया नक्षत्र है कि रोहिणी नक्षत्र है कि कौन सी हवा चल रही है। सब हिंदुओं को ही पहले से पता होता था पुराने जमाने में कि अभी नक्षत्र और गणना आज के दिन का कौन सा है, और अगर धान लगाना है तो कब उसको धान लगाना है ना। और गांव में ऐसे पंडित होते थे जो सब गांव को बता के रखते थे कि इतने तारीख को नक्षत्र ये रहेगा, और सब लोग जानते थे। इसलिए ये गणना करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कैलकुलेशन बहुत सही जानेंगे तो आप अपने बिजनेस में, अपने इधर, अपने खेती में, और आपके टाइम स्किल को, जो अगर विवाह करना है, गृह प्रवेश करना है, तो उसके फिर अच्छे मुहूर्त निकालना हुआ, ये सब के सब ये नक्षत्रों के ऊपर और गणना के ऊपर डिपेंड है। इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आज का तिथि क्या है, आज का दिन क्या है। तो इस तरह से आज हमने एक्लिप्सेस देखे, ग्रहण देखा, और सीजन्स का चेंज देखा, और कैलेंडर की गणना देखी। और आगे हम देखेंगे जो है, कल हम देखेंगे एलियंस, दूसरे ग्रहों से जो लोग आते हैं तस्तरी, उड़न तस्तरियों में, और उड़न तस्तरियों पे आके कैसे क्या क्या करके जाते हैं, उसका हम डिस्क्रिप्शन कल देखेंगे, सब टेरेन हेवनली प्लैनेट्स उसमें। और इस तरह से हम कॉस्मोलॉजी को आखिरी चरण तक लेके जाएंगे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री प्रभुपाद।